हाँ, आज की क्लास वैसे तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर क्लास में यही कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर दूसरी बात है, अपना नोट्स बनाने का तरीका सबसे अलग है। आज जो पैटर्न आपको मिल रहा है, जैसा आपको थंबनेल में दिखा होगा कि बदलता हुआ देहात, ए चेंजिंग कंट्रीसाइड, ये अपना आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में हेडिंग है, इसमें 4 पोर्शन दे रखे हैं। तो ये जो डायग्राम का स्ट्रक्चर बना के जो पढ़ना होता है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। अब क्या है कि इसमें पहले एक तो पढ़ेंगे अपन जनता में राजा की छवि, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते होता है इमेज ऑफ द किंग्स इन पब्लिक, दोनों ही नाम एक ही बात है, इजी लैंग्वेज में, वो प्रॉपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। नंबर 2 अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, इस बदलता देहात में उपज बढ़ाने के तरीके, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। फिर नंबर 3 पढ़ेंगे ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। और नंबर 4 पढ़ेंगे अपन भूमिदान और नए सम्राट, ग्रामीण लैंड ग्रांट्स एंड न्यूरल एलिट्स। ये सब अपन इसके अंदर मेनली बदलता हुआ देहात के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ए चेंजिंग कंट्री साइड, कैसे कैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, कैसे बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिविल सर्विसेज में भी इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हर टॉपिक से 1 2 3 4 चारों टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो अपन अपने प्रॉपर तरीके से, और ऐसे आपको बनाना है, आपकी नोटबुक में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना के फिर एक एक उठाएंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट, जनता में राजा की छवि वाला। तो जनता में राजा की छवि के बारे में किस स्रोत से जानकारी मिलती है, विच सोर्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग्स या फिर द इमेज ऑफ द किंग इन पब्लिक। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपने ये जो बात करी है कि राजा की छवि जनता के बीच में कैसी थी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास, और इतिहास के अंदर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कोई अभिलेख हो या फिर कोई ग्रंथ हो, है ना, वहाँ से अपन को कहीं ना कहीं मिलती है। तो वही वाली चीज़ है कि आपको कहाँ से मिली, या फिर राजा की छवि कैसी थी। तो आंसर अपन ये लिखेंगे, देखो वो लाइन तो लिख सकते हो कि जनता में राजा की छवि निम्नलिखित प्रकार से थी, वो फर्स्ट लाइन तो आप मन से लिख सकते हो। अपन डायरेक्ट आंसर पे लिखेंगे कि जनता में राजा की छवि के बारे में जातकों और पंचतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ग्रंथ, इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज ऑफ किंग इन पब्लिक कम फ्रॉम द स्टोरीज डिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट लाइक जातक और पंचतंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ग्रंथों के क्या नाम थे, जातक और पंचतंत्र। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया कि जातक और पंचतंत्र में किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो आंसर ये होगा कि जातक और पंचतंत्र के अंदर हमें जनता के अंदर राजा की कैसी छवि थी उसकी इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात होगी कि इन ग्रंथों में वर्णित जो कथाएं, कुछ कहानी, इसके अंदर बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हुई है, बहुत सारी कथाएं लिखी हुई है, उनसे ये पता चलता है कि राजा और जनता के बीच में रिलेशन जो थे उतने अच्छे नहीं थे, थोड़े, मतलब राजा जब जनता के बीच में जाता था तो जनता उसको ये कहती थी, आलोचना करती थी उसकी, ठीक है, वो सब अपन को पता चलता है इससे। तो इनके अंदर अपन लिख देंगे, ठीक है। और फिर अपन ये पढ़ेंगे इन जातकों से राजा के व्यवहार के कारण, कि कैसा राजा का व्यवहार उतना अच्छा नहीं होगा, जनता की शोचनीय स्थिति, मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत जनता गरीब थी, परेशान थी, तथा राजा और प्रजा के बीच में तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी मिलती, तनावपूर्ण, समझ पा रहे हो, यानी कि दी जातक्स गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द plight of the subjects of a wicked king and the strained relationship between the kings and his subject, उन दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति थोड़ी सी थी, उतनी अच्छी स्थिति, कंडीशन या रिलेशन नहीं थे, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी जानकारी हमें गंधतिंदु से मिलती है। गंधतिंदु जातक कथा है एक, वैसी एक स्टोरी है, उससे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राजा के और जनता के बीच में कैसे रिलेशन थे, अकॉर्डिंग टू गंधतिंदु जातक, ठीक है। इसके अनुसार क्या मिलता है कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर मतलब होता है राजा के भेष में नहीं जाता था, वरना तो जनता पहचान लेगी राजा आ रहे हैं, तो राजा से डरते थे जनता, तो वो तो फिर खुल के बात नहीं करेगी। लेकिन राजा क्या करता था, अपना पहचानने की भेष बदलकर, कुछ अलग ड्रेसिंग सेंस करके नॉर्मल ऐसे ही जाता था, ताकि ये जानने के लिए कि जनता के प्रति, जनता का जो है मतलब क्या कहती है मेरे बारे में। तो बहस बदल के जाता, पहचान बदल के जाता प्रजा के बीच में, और ये जानने के लिए गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये वाली बात किस में लिखी हुई है, गंधतिंदु जातक में। फिर सुन लो, ये 2 ग्रंथ है जो जानकारी देते हैं, और मेनली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जनता के बीच में राजा अपनी पहचान बदलकर, भेष बदलकर, ड्रेसिंग सेंस बदलकर, सबको ऐसा भी आ सकता है, जो जब गया था, तो ये वाली जानकारी किस में मिलती है,
तो ये मिलती है गंध तिंदु जातक में, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी व्हेन द किंग वेंट डिस्कस टू फाइंड आउट व्हाट इज सब्जेक्ट थ्रू अबाउट हिम, तो ईच वन ऑफ देम, अब अच्छा तो फिर क्या करा, तो जैसे उसके बारे में जाता कि क्या सोचते हैं, तो सभी लोगों ने अपने दुखों के लिए राजा की आलोचना करी। उसने पूछा कि और बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आपके जो राजा है वो कैसे हैं, बोले नहीं नहीं राजा बिल्कुल अच्छे नहीं है, हम तो बहुत परेशान हैं, रात को गुंडे आ जाते हैं, हमें लूट के ले जाते हैं, ज़बरदस्ती हमसे हमारा सामान ले जाते हैं, और राजा कुछ भी नहीं करता। ऐसे राजा की बहुत आलोचना करी, ठीक है। यानी ईच वन ऑफ देम क्रश्ड हिम फॉर देयर मिजरीज और कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रोबर्स एट नाइट एंड डिस्टर्ब्ड बाय टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे, और जो दिन में जो आते हैं वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले, रात में तो डाकू हमला कर देते हैं, और दिन में कर इकट्ठा, कर का मतलब रेवेन्यू, राजस्व है, आप इसको राजस्व भी लिख सकते हो। राजस्व जो इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी हैं, टैक्स रेवेन्यू टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, वो भी उनको बहुत परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती टैक्स ले लेते हैं, ज़्यादा टैक्स लेते हैं। ये सारी परेशानी उनको बोली कि एक तो रात को हमला कर देते हैं, डाकू हमला कर देते हैं, और फिर दिन के अंदर ये अभी अधिकारी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, ये भी हमें परेशान करते हैं। ये दो बातें हमें इसको पता चली। तीसरी पता चली, ऐसी जातक कथाएँ या स्टोरीज और देखी तो उनसे ज्ञात होता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर जो ग्रामीण प्रजा है, जो गाँव के लोग, क्योंकि खेती बाड़ी वही करते थे, गरीब वही है, उनके बीच संबंध है वो उसके इतने अच्छे नहीं थे, तनावपूर्ण रहते थे। यानी जातक स्टोरीज इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन, वहाँ पर थोड़े इसके रिलेशन जो है वो उतने अच्छे नहीं थे, तनावपूर्ण रहते थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए, सिर्फ बस राजकोष भर लो, मतलब अपना घर भर लो, अपना पूरा मतलब पैसे इकट्ठे कर लो, प्रजा से बड़े बड़े करों की मांग करते थे। करों का मतलब राजस्व की मांग करते थे। तो कुड ऑफ्टन द स्टैंड, ये तो खैर पढ़ लिया अपने, स्टैंड का मतलब हो गया तनावपूर्ण। तो द मेन रीजन फॉर दिस वॉज दैट द किंग्स फ्रिक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस, ज़्यादा टैक्स लेता था। इस वजह से गांव के लोग बहुत परेशान, इससे तनावपूर्ण थे इससे, जिससे किसानों में घोर असंतोष व्याप्त था। एंड पीजेंट्स पर्टिकुलरली फाउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना करते थे, बहुत ज़्यादा असंतोष था कि यार क्या पता नहीं क्या ही करता है, ज़बरदस्ती रेवेन्यू टैक्स यहाँ से उठा के ले जाता है। एक लाइन और लिख देंगे, इसीलिए परेशान इतने हो गए कि राजा के जो अत्याचार राजा बार बार कर रहा था, इन अत्याचारों से बचने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, अपने घर को छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। क्या करें, परेशान हो गए, ठीक है। तो दे एस्केप द एट्रोसिटीज ऑफ किंग्स, द पीजेंट्स यूज्ड टू लीव देयर होम्स एंड रन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, अपने जंगलों की तरफ भागे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनता में राजा की छवि के बारे में 3 स्रोत, हमें 3 पॉइंट बना के बहुत ही शानदार आंसर, ऐसे नोट्स, इतना शानदार तरीका कहीं नहीं मिलना, दोनों लैंग्वेज आपके साथ में, इससे बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर भी नहीं पढ़ते हो तो आपकी गलती है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब अपन ने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड की उपज बढ़ाने के तरीके। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये रहा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने प्रॉपर वही क्वेश्चन ले लिया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। हालांकि इतना भी आ सकता है उपज बढ़ाने के तरीके, लेकिन ये 6ठी शताब्दी भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घूमना नहीं है अपन को। मेंशन द स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम 6th सेंचुरी BC, ठीक है। इसका अपन देखते हैं क्या क्या तरीके थे। पहला, भारी वर्षा होने वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले जो हल होते हैं ना, आजकल जो चलते हैं लोहे के फाल वाले हल, वो हलों के माध्यम से, हालांकि उस टाइम पर तो ये इतने, आजकल तो पूरी ऐसे हल की पूरी पेटी होती है एकदम, ये धान की होती है, फिर नीचे वो हल लगे होते हैं पे, और फिर ट्रैक्टर इसको खींच लेता है, यहाँ धान डाल दिया जाता है, और फिर इसमें अंदर यहाँ मतलब वो धान नीचे गिरता रहता है, और ट्रैक्टर ऑटोमेटिक वो पीछे घूमने वाला होता है ना, ऐसे जो वो उसे धान गिरता है। लेकिन आज के लिए पहले ऐसा नहीं था, हो तो ये भी लोहे की थी हल तो, लेकिन वही फिर जानवरों के द्वारा उसको खींचा जाता था। तो माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाती थी, और कुछ क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल, जानते हो ना, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वो डायग्राम भी दिखाया था कुदाल का, मतलब पावड़ी जैसा, फावड़े जैसा ही होता है, उस कुदाल का भी यूज़ किया जाता है। द आयरन ट्रिप्ड प्लगशर वॉज यूज टू टर्न द एल्यूवल सॉइल, एल्यूवल सॉइल का ध्यान रखना, वहाँ पर मतलब जिसको अपन उर्वर भूमि बोलते हैं, उर्वर का मतलब फर्टाइल, अच्छी भूमि जहाँ पर अच्छी खेती होती हो। एरियाज विच हाई रेनफॉल इन सम एरियाज वॉज यूज टू फॉर फार्मिंग, इसके लिए यूज़ करते थे। एक तो ये तरीका था उपज बढ़ाने का। दूसरा तरीका था, गंगा की जो घाटी है उसमें धान की रोपाई करते थे। मैंने कहा ना वहाँ पर पानी, कल अपने पढ़ा धान की रोपाई वहाँ होती थी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी होता था, तो वहाँ पर
उपज में भारी वृद्धि होने लगी। इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये सब इस धान की रोपाई जब हुई, क्योंकि पानी के इलाके में बहुत ज़्यादा आराम से, जहाँ पर पानी ज़्यादा वहाँ पर धान को पहले अंकुरित करके फिर वहाँ से उसको उखाड़ के उस जगह बो लिया जाता था जहाँ पर धान ज़्यादा नहीं उगता था। कटाई जहाँ, क्योंकि ऐसा सुना होगा आपने कि यार ज़मीन अच्छी नहीं है, धान बोए तो अच्छा था लेकिन उसकी कुछ कट गया, धान कट गया, तो जैसे कि ऐसे ऐसे उगा था, मतलब बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन ये धान की रोपाई कर देते, फिर बीच में जगह ज़्यादा लगी ना, तो वहाँ पर क्या करते, पहले उस पानी वाले ज़्यादा वाले इलाके के अंदर धान की वो मतलब अंकुरित कर लेते बीजों को, फिर वहाँ से उखाड़ के इस जगह जहाँ पर जिस ज़मीन में थोड़ी कम कटाई मतलब धान कट गया हो वहाँ पर उसकी बुआई कर देते। तो धान की रोपाई से भी उपज काफ़ी अच्छी बढ़ी, ये भी एक अच्छा तरीका था। तीसरा तरीका था, उपज बढ़ाने के लिए कुएँ थे, तालाब थे, नहरें, इन सब के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। अनदर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज द यूज़ ऑफ इरीगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। इन सब के माध्यम से भी अच्छी खेती बाड़ी हो जाती। अगर बारिश कम भी होती तो कुओं का पानी ले लेते काम में, तालाब्स का पानी आ जाता, कैनाल्स का पानी आराम से यूज़ कर लेते, तो मतलब उससे भी उपज बढ़ जाती। ठीक है, और राजाओं द्वारा कुओं, तालाबों और नहरों का निर्माण भी करवाया जाता था, ऐसी बात नहीं है। हालांकि खूब सारे किसान भी ऐसा काम करते थे, कुएं वगैरह खोद लेते थे, लेकिन अगर जहाँ पर नहीं हो तो राजा खुद कुओं के निर्माण करवाता, तालाब, नहरें वगैरह इनका निर्माण करवाते थे, जिससे भी एक अच्छी जो है प्रोडक्शन हुआ। तो वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, ये भी तरीका था। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ये मतलब कि उपज बढ़ाने के तरीके। उसमें एक तरीका पढ़ लिया, दूसरा तीसरा तरीका पढ़ लिया, 3 तरीके इसके अंदर थे। ठीक है, तो 2 पॉइंट अपने कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? अपना एक तो ये तरीका कंप्लीट हो गया, दूसरा ये, दोनों फिनिश। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, इसकी अपन अगर बात करें तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। मेंशन द डिफरेंसेस फाउंड इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोध, अब ये कैसे पता चलेगा कि ग्रामीण समाज के अंदर डिफरेंसेस पाया जाता था या फिर विभिन्नताएं पाई जाती थी? तो सीधी सी बात है, आपको हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक सोर्स डालना पड़ता है कि ये हमारे पास में ये सोर्स है, इन ग्रंथों से या इन कहानियों से या इन स्टोरियों से या इन इंस्क्रिप्शन से या इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है, वो डालना पड़ता है। तो ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं पाई जाती थी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? बौद्ध ग्रंथों से। तो बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि भारत में खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था, यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट शो दैट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन अमंग्स पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा, बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतियार जो होते थे वो श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का भी उल्लेख है। ऐसा भी लिखा हुआ है कि छोटे खेतियार तो समझते हो ना, भूमिहीन खेतियार जिनके पास में ज़मीन नहीं होती थी, वो किसी की किराए पर, भाड़े पर ज़मीन लेते थे या फिर लेबर बन जाते थे, क्योंकि खेती उनकी खुद की तो ज़मीन होती नहीं थी। श्रमिक हो गए, ये तो एक ही हो गया। खैर, भूमिहीन खेतियार श्रमिक, क्योंकि उनके पास खुद के पास ज़मीन नहीं थी, तो वो किसी दूसरे के खेत में मतलब मजदूरी के तौर पे जाते थे। सेकंड, छोटे किसान जिनके पास 5 बीघा 4 बीघा ज़मीन होती थी, और बड़े बड़े ज़मींदार, वो तो समझते ही हो आप, जिनके पास खूब ज़मीन, उनका उल्लेख मिलता है। तो हमें ये भी पता चल रहा है। इन द बुद्धिस्ट स्टोरीज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज लार्ज लैंडलॉर्ड्स गेट मेंशन्ड। ये सब हमें उन्हीं बौद्ध कथाओं से या बौद्ध ग्रंथों में इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे और जो गांव का प्रधान होता था वो शक्तिशाली होता था तथा प्रभावशाली माने जाते थे। बिल्कुल अपने ये बातें पढ़ भी रखी है पहले। तथा वे किसानों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि वो उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, टैक्स लेते थे, कंट्रोल रखते थे उनके ऊपर, किसानों पर, जो कि हमने अपने ये सब बातें पहले एक चैप्टर में पढ़ रखी है, तो हमारे सामने ईजी हो जाएगा। द लार्ज लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज विलेज हेडमैन, जिसको अपन प्रधान बोलते हैं, emerged as powerful figures and often exercised control over other cultivators। उन सब के ऊपर ये अपना कंट्रोल या नियंत्रण रखते थे। और आरंभिक, एक तो यहाँ तक तो अपना ये हो गया, फिर आप इसको नीचे वह लाइन्स लिख सकते हो यहाँ से कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गाँवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। फिर सुन लो, ये यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना इसके आगे वाले को। ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिली है हमें बौद्ध ग्रंथों से, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है। और एक इन्फॉर्मेशन और डाल देना, वो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें तमिल संगम साहित्य, उसमें भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे वेल्लालर या बड़े जमींदार,
हलवा या उलवर, दास या नहीं लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में मिस है, तो दास या अणिमई, ठीक है। तो फिर सुन लो, अर्ली तमिल लिटरेचर ऑल्सो मैंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज सच एज लार्ज लैंडलॉर्ड्स, जिसको अपन वेलालर बोलते थे, प्लगमैन जिसको अपन उलवर है ना, हाँ क्या कहेंगे, हाँ उलवर बोलते थे, स्लेव जिसको अपन अणिमई बोलते थे, एडिमई बोलते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तमिल संगम साहित्य से। फिर सुन लो, एग्जाम में एक मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, कैसा दे देगा कि वेलालर, ये वेलालर लिख देगा और फिर कहेगा कि वेलालर का मतलब क्या होता है। वेलालर का मतलब होता है बड़े जमींदार, हलवाहा का मतलब होता है उलवर, ठीक है, जो हल चलाते हैं ना वो, और दास तो जानते ही हो, दास का मतलब नौकर इज लाइक, ठीक है, वो होता है अणिमई। तीनों के तीनों नाम याद करने पड़ेंगे, मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर पूछ सकता है कि बड़े ज़मींदार को क्या कहते थे, या फिर हलवा को क्या कहते थे, या फिर आपके दास को क्या कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि डीपली क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इतना इजी क्वेश्चन होते हुए नहीं आएगा फिर 95 का टारगेट कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो बड़ी बारीकी से ऐसे वर्ड को अलग से अंडरलाइन कर लिया करो, अलग पेन से नोट्स के अंदर ही, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपने 3 नंबर वो भी पढ़ लिया, मतलब हम यहाँ पहुँच रहे थे, फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया और थर्ड भी पढ़ लिया। अब बीच में इस चौथे पर नहीं पहुँचेंगे, इससे पहले कुछ बातें और पढ़ेंगे अपन, जो अपन थोड़ी सी जैसे मनुस्मृति की बात पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। पहली बात तो ये, द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। दूसरी बात, इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड भी, रिटन इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड बिटवीन 2nd सेंचुरी BC एंड 2nd सेंचुरी CE ईस्वी। तो ध्यान रखना, ईसा पूर्व से ईस्वी के बीच में लिखा गया 2nd सेंचुरी में, और संस्कृत की भाषा में लिखा गया था। और आरंभिक जो भी हमारा मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। टाइम पीरियड 2री शताब्दी ईस्वी, ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक का टाइम पीरियड इसके अंदर भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि का मतलब कानूनी जो बातें जिसमें लिखी हुई हो, लीगल टेक्स्ट इसको माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे अपन कि मनुस्मृति में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में राजा को ये सलाह दी गई, क्या, द एडवाइस वॉज गिवन टू द किंग इन मनुस्मृति। राजा को एक एडवाइस दी गई है, कौन सी, बाउंड्री वाली। और ये बाउंड्री का इशू आज आप अपन भी देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, न जाने कितने भाई आपस में लड़ लेते हैं बाउंड्री के लिए कि मेरा खेत यहाँ तक लगा था, तूने यहाँ तक ये हड़प लिया, फलां हो गया। मतलब बाउंड्री को लेके आज भारत पाक के बीच में भी जो हमारे जो कुछ मतलब विवाद है, डिस्प्यूट्स है, वो बाउंड्री को लेके ही हैं। चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो मतलब हर कंट्री, जो भी नेबर कंट्री होती है, उससे किसी भी कंट्री के आपस में जो रिलेशन बिगड़ते हैं वो इन बाउंड्रीज़ को या सीमा रेखाओं से लेके ही होता है। तो इसलिए इस मनुस्मृति के अंदर भी राजा को एक एडवाइस दी गई है कि बड़े ध्यान से आप जो है बाउंड्री लाइन खींचा करो, या फिर ज़मीन के अंदर कुछ गाड़ दिया करो। क्योंकि जैसे ये बाउंड्री है, अब यहाँ तो इस बाउंड्री को तो कोई भी हिला देगा, लेकिन इसके काफ़ी नीचे ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ गाड़ दो इसकी बिल्कुल सीध में, ताकि आप ये कह देना कि नहीं, यहाँ खुदाई करो, मैंने इसकी बिल्कुल सीध में कुछ गाड़ रखा था। और ध्यान भी रखना क्या गाड़ रखा था, क्योंकि वो पूछेंगे लोग भाई कि क्या गाड़ा था आपने, हम कैसे मान लें, हो सकता है पहले गाड़ा हो, लेकिन एक कुछ सबूत के तौर पे होना चाहिए कि नहीं, मैंने काले रंग का पत्थर डाला था, या फिर जो भी चीज़, ऐसी चीज़ गाड़ दो कि वहाँ से उसको कोई हिला नहीं पाए और पता भी नहीं चले, ताकि बाउंड्री का पता चल जाए। बिल्कुल देख सकते हो आप, तो वो वाली चीज़ है। ये सब एडवाइस इसके अंदर दी गई है कि चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता मतलब किसी को पता नहीं चलता कहाँ बाउंड्री है, इसके कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान, गुप्त का मतलब कुछ हिडन, ऐसी कोई साइन चिन्ह बनाने पड़ते हैं, ज़मीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर हैं या फिर हड्डियाँ, क्योंकि ये गलती नहीं है। पत्थर जो होता है वो गलता नहीं है, हड्डियाँ भी नहीं गलती है। काफ़ी सालों तक गाय के बाल, भूसी मतलब जो चारा टाइप होता है वो, राख जानते ही हो, जलने के बाद में खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़, रेत, ये सब डाल दो अंदर, काफ़ी
अंदर खोद के, तो उससे क्या होगा कि बाउंड्री का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली अराइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, बिल्कुल बार बार होते हैं। ये शुड हैव कैंसल्ड बाउंड्री, ये मैंने एज इट इज एनसीईआरटी तो लिखा है, आप चाहो तो बीच का गैप गुप नहीं लिखना आपको। ठीक है, कैंसल्ड बाउंड्री मार्कस ब्यूरिड स्टोन्स बोन्स काउज हेयर चाप आश पोर्ट शेल्स ड्राइड काउ डग ब्रिक्स कोल पेबल्स ये सब एंड सैंड ये सब उसके अंदर गाड़ के रख देनी चाहिए, कंकड़ और रेत वगैरह गाड़ के रख दो ताकि जो है वो बाउंड्री बनी रहे और लोगों के जो विवाद है डिस्प्यूट से वो कम हो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक गृहपति भी दे रखा है आपका अलग से कि गृहपति क्या है या गृहपति के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट गृहपति। तो ये भी ध्यान रखना, ये पाली भाषा का शब्द है, जैसे अपने उसमें पढ़ा था ना अपने हिंदी व्याकरण के अंदर, वैसे अलग अलग भाषाएं होती है जो ये पाली भाषा का शब्द है। तो पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है पाली भाषा में। तो ठीक है, और गृहपति घर का मुखिया होता था तथा घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग कुछ अलग है, छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था और स्पेशली ये घर का मुखिया होता था और घर में जो भी महिलाएं, छोटे बच्चे, नौकर, दास जो भी सब होते थे उन पर कंट्रोल इसका रहता था। द टर्म ऑफ गृहपति वॉज ऑफ्टन यूज इन पाली टेक्स्ट टू डेजिग्नेट टू स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंडलॉर्ड्स। ए गृहपति हु वॉज द हेड ऑफ हाउस होल्ड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर्स। ये इसके बाद में फुल स्टॉप है। उसके बाद में देखते हैं अपन घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वे मालिक होता था। जैसे अपने दादाजी को अपन मैन मानते हैं वैसे ही होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी हो जाता था। ऐसा नहीं कि सब वही होता था, लेकिन कभी कभी ऐसे कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जो जिनका नाम हो, जाने पहचाने लोग या कुछ बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए भी गृहपति का यूज हो जाता था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द ओनर ऑफ रिसोर्सेज, लैंड, एनिमल एंड अदर things that belong to the household. Sometimes the term was used to men belonging the urban elite including wealthy merchants. इनके लिए भी इस शब्द का प्रयोग हो जाता था क्योंकि देखो होता क्या है, जो बड़ा व्यापारी होता है, बड़ा व्यापारी मतलब वो मालिक, जैसे अपने घर में का एक मालिक होता है तो उसके पास में काफ़ी सारे पैसे होते हैं, उनकी जान पहचान होती है, इसलिए बड़े बिजनेसमैन को भी कह देते हैं साहब ये गृहपति है। तो ये सब भी ध्यान रखना, ये भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, फेमस, ठीक है, उसको भी गृहपति कह दिया जाता था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से न जाने कितनी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, हर्ष चरित्र। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखीजिए। ठीक है, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्ष चरित्र, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं हर्ष चरित्र क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो हर्ष चरित्र है एक ग्रंथ है और हर्ष चरित्र जो है वो संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की एक जीवनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। द हर्ष चरित्र इज बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। ध्यान रखना ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी है या फिर जीवनी है। ये हर्षवर्धन कौन था, ये द रूलर ऑफ कन्नौज, ये कन्नौज का राजा था, ये कन्नौज का शासक था और कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट, क्या बाणभट्ट था ना, हाँ ये लिखा नहीं कि इसके अंदर, ठीक है नीचे लिख दिया। अच्छा, इस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट ने की थी, ये भी ध्यान रखना। और किस भाषा में, संस्कृत में। तो कितने क्वेश्चन बन गए, पहली बात तो ये कि हर्ष चरित्र क्या है, तो हर्ष चरित्र एक संस्कृत भाषा में लिखी गई और जो कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन उसकी जीवनी है। ठीक है, कन्नौज का शासक हर्षवर्धन उसकी जीवनी है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हर्षवर्धन कौन था, हर्षवर्धन जो है इस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन का जो राजकवि था बाणभट्ट, उसने इस हर्ष चरित्र को लिखा है। ध्यान रखना, हर्ष चरित्र को लिखा किसने, तो लिखा हर्षवर्धन का राजकवि था बाणभट्ट। समझ में आ गई। और सीधी सी बात है, जो जैसे हर्षवर्धन एक ऐसा मान लेते हैं कि राजा था, और राजा ही था, कहाँ का, कन्नौज का, तो उसके दरबार में जो रहता था उसका राजकवि हो गया और राजकवि का क्या नाम था, बाणभट्ट। उसने हर्षवर्धन के ऊपर हर्ष चरित्र लिख दिया, हर्ष चरित्र। ठीक है, क्योंकि नाम भी देखो इजी रह जाएगा, हर्षवर्धन हर्ष चरित्र, किसने लिखा, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था, उसका राजकवि था, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट, हर्ष चरित्र से हर्षवर्धन के जीवन, राजारोहण, उनकी विजय, चारित्रिक विशेषताओं आदि की जानकारी मिलती है। अभी आ जाएगा
कि हर्ष चरित्र के अंदर किसकी जानकारी मिलती है, तो राजा जो हर्षवर्धन जो राजा था उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, कब उसने मतलब वो शासक बना, उसकी कौन कौन सी वो उसने जीत हासिल करी, कैसा कैरेक्टर से था, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। द हर्ष चरित्र गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ हर्षवर्धन, सेशन हिज विक्ट्रीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एक्सेट्रा, ये सब हमें इसको देखने को मिलता है। फिर इसमें एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है, इसने तत्कालीन राजनीतिक यानी उस टाइम पर कैसे पॉलिटिकल कैसा सिस्टम था, राजनीतिक क्या सिस्टम थी, कैसा समाज था, आर्थिक स्थिति वहाँ के लोगों की कैसी थी, धार्मिक कौन कौन से रिलीजन को मानते थे लोग, और समाज के विभिन्न वर्ग, गरीब अमीर कौन कौन से वर्ग थे, उनका क्या क्या काम होता था, इन सब के बारे में हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट ऑल्सो गिव्स ample informations about the political, social, economic and religious conditions of the time and about the different section of society and their occupation. वो क्या क्या रिलीजन के लोग रहते थे, कौन कौन से धर्म को मानते थे, क्या क्या व्यवसाय बिजनेस करते थे, क्या काम करते थे, ये सब हर्ष चरित्र नामक जो ये ग्रंथ है इसके ऊपर हमें इन सब में हमें देखने को मिलती है। फिर हर्ष चरित्र के अंदर एक बात और लिखी हुई है, इसी को कंटिन्यू रखेंगे अपन। हर्ष चरित्र के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बस्ती है, बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हर्ष चरित्र में और कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो एक तो ये है कि बस्ती के किनारे अधिकांश क्षेत्र, जहाँ भी बस्ती होती थी, जहाँ लोग रहते थे, उसके अधिकांश क्षेत्र जंगल होता था। ठीक है, जंगल होता था, फॉरेस्ट होता था, और यहाँ धान की उपज वाली खलियान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया था। होता क्या है कि जहाँ हम वहीं पर रहेंगे जहाँ पर हमारे पास में पानी की सुविधा हो, खाने के लिए अनाज मिल जाए, खेतीबाड़ी की व्यवस्था हो, अपने पहले पढ़ा था, वहीं पर एक बस्ती है, एक सेटलमेंट बसता है। ठीक है, तो किसान क्या करते थे, वहाँ जंगल के पास में ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि जंगल की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ, वहाँ पर खाद की तो टेंशन नहीं है, पेड़ पौधों के पत्ते गिर गिर के, जानवरों के गोबर से खूब सारी हो जाती है। तो फिर किसान क्या करते थे कि यार ज़मीन तो कम है, ऐसा मान लो कि जंगल के पास की ज़मीन 50 बीघा ज़मीन है, तो किसान कहते हैं भाई ऐसा काम करते हैं यार, इसके 10 टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 10 टुकड़े कर लिए कि हम 10 ने 5-5 बीघा कर लेते हैं, 10 टुकड़े, तो यानी कि वो आपस में बांट लेते थे थोड़ी थोड़ी ज़मीन करके। ये था अकॉर्डिंग टू हर्षचरित, द आउटस्किट्स बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट फॉरेस्ट एंड मेनी पार्ट्स ऑफ राइस लैंड, थ्रेसिंग ग्राउंड एंड एरियल लैंड वर बीइंग अपॉइंटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, वो आपस में बांट लेते थे। फिर यहाँ के अधिकांश लोग वो कुदाल का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग, प्लग का प्रयोग नहीं करते। कुदाल मैंने पहले भी कहा था, जो फावड़े जैसी होती है, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे मैंने पढ़ा था, ये सेम कुदाल वहाँ पर यूज़ करते थे। तो इट वॉज मेनली स्पेड कल्चर ऑइंग द डिफिकल्टी ऑफ प्लगिंग द स्पेशली स्कैटर्ड फील्ड कवर्ड विथ ग्रास, क्योंकि वो घास से पूरा कवर था, तो वहाँ पर हल चलाना बहुत मुश्किल, हल में तो उलझ जाएगा, फिर घास आगे बढ़ेगा नहीं। कुदाल से खुदाई करके, फावड़े जैसा होता है, खुदाई कर करके उस घास को हटा लिया जाता था, तो वो उसका यूज़ करते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। फिर ये भी हर्ष चरित्र के अंदर एक बात और लिखी हुई है कि यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते थे। पेड़ की जो छाल होती है ना, पत्ते वगैरह, उनसे गट्ठर मतलब पूरा बंडल बांध के चलते थे। वे फूलों से भरे अनगिनत बोरे, फूलों से भरे बहुत ज़्यादा बोरे लेके चलते थे। अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ को लेकर आते जाते रहते थे। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें हर्ष चरित्र में लिखी हुई मिलती है। देयर वर पीपल मूविंग अलॉन्ग विथ बंडल्स ऑफ ट्री बार्क, दे कैरी काउंटलेस शॉक्स ऑफ प्लग्ड फ्लावर्स, मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे बोरे फ्लावर्स के, फूलों के। लॉट्स ऑफ फ्लैक्स एंड हैम बंडल्स, क्वांटिटीज ऑफ हनी, शहद। ठीक है, पिकॉक्स यानी उसके जो टेल फीस, मतलब जो उसकी पंख होते थे, मोर के पंख, वेदर्स ऑफ वैक्स, लॉर्ड ऑफ लॉक्स एंड ग्रास, ये सब साथ में लेके चलते थे। ये भी हमें हर्ष चरित्र में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हर्ष चरित्र के ऊपर अगर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछे 2 मार्क्स में तो ये सफिशिएंट है, और 4 मार्क्स में आ जाता है तो फिर ये वाली बातें भी उसके अंदर जोड़नी है। अब अपन बात करते हैं जो अपना भूमिदान। ठीक है, भूमिदान के बारे में, मतलब कि अपन ने इसमें 4 पोर्शन पढ़े थे। ठीक है, 1, 2, 3 पढ़ लिया, बीच में 2-4 क्वेश्चन अपने मनुस्मृति वगैरह ये सब पढ़ लिए। ठीक है, गृहपति वगैरह। अब अपन बात करते हैं इसकी चौथा टॉपिक जो बच गया था, जो अपना आज की क्लास का लास्ट होगा, भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल सिटीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, और इसको अपन ले लेते हैं ईयर अपना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के काल में किए जाने वाले भूमिदानों का वर्णन, कि कैसे जमीन को दान करते थे, क्या सिस्टम होता था।
सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा भूमिदान के बारे में 2-3 लाइन लिखनी होती है, उसके बाद में अपन पॉइंट बनाना शुरू कर देंगे कि भूमिदान एक्चुअल में है क्या। डिस्क्राइब द लैंड ग्रांट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 यानी कि 6ठी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो। तो इसमें यह है कि भूमिदान प्राचीन भारत में शासकों, सामंतों, धन संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है, भूमि को दान कौन करेगा? या तो राजा, शासक, या फिर कोई बड़ा जमींदार जो, या फिर कोई पैसे वाला लोग जिसके पास में खूब सारी जमीन हो, वरना तो कौन दान करेगा। ठीक है, तो यानी कि लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा, लैंड ग्रांट्स वर मेड बाय रूलर्स, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड रिच पीपल। सीधी सी बात है, धनी लोग वही करेंगे, वरना जिसके पास में नहीं हो तो क्या दान करेगा, है ना। तो वो सुना होगा आपने कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो वाली चीज़। जिसके पास में नहीं है तो फिर वो तो क्या ही दान करेगा, तो ये ध्यान रखना है। फिर अनेक भूमिदानों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है, अनेक ये भी है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? अभिलेखों से भी मिलती है। तो मैनी लैंड ग्रांट्स आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस। फिर इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, परंतु अधिकांश अभिलेख ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण होते थे। यानी कि लगभग तो इसमें जितने भी हमें अभिलेख इंस्क्रिप्शन मिली है वो पत्थरों पर लिखी मिली है, वो खूब सारे, लेकिन कुछ अधिकांश है वो हमें ताम्र पत्थर, मतलब जो तांबा होता है उसके ऊपर भी लिखी हुई मिली। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वर ऑन स्टोन्स बट मोस्ट वर ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर प्रोबेबली गिवन एज ए रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ दोज हु रिसीव्ड द लैंड। यानी कि जिन्हें उन लोगों के प्रमाण के रूप में दिखाया जाता था जो भूमिदान लेते थे। तो मेरी बात सुन लो कि भूमिदान किसने किया? सीधी सी बात है, वही करेगा जो पैसे वाला होगा, लैंडलॉर्ड होगा, राजा होगा, शासक होगा, वो सब करेंगे, रूलर्स होंगे वो करेंगे। लेकिन हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये मांगता है सोर्स, स्रोत, इन्फॉर्मेशन कि आपको कहाँ से मिली। तो हमें ये वाली जानकारी मिली अभिलेखों से, इंस्क्रिप्शन से। अच्छा, इंस्क्रिप्शन किस पे लिखे हुए थे? मोस्टली पत्थरों पर लिखे हुए थे, लेकिन खूब सारे तांबे के ऊपर, ताम्र पत्थर जो होता है ना, जो उसके ऊपर भी लिखे हुए थे, उन पर साफ साफ लिखा हुआ है कॉपर प्लेट्स पे कि इन राजाओं ने इतनी इतनी जमीन दान करी। अब एक एक टॉपिक उठाते हैं, एक एक लाइन पॉइंट बनाया अपना। पहला, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375-415 ईस्वी की पुत्री थी। ठीक है, उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्त ने दंगुर गांव को भूमि दान के रूप में प्रसिद्ध आचार्य चनाल स्वामी को दान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने क्या पढ़ रहे हैं? प्रभावती मतलब वो लोग जिन्होंने भूमि को दान किया, या वो शासक जिन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बताई। तो सबसे पहले प्रभावती गुप्त कौन थी? ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट था चंद्रगुप्त सेकंड, उसकी बेटी थी। इसकी शादी हुई थी दक्कन पठार के वाकाटक वंश था, जैसे अलग अलग वंश होते हैं, कुषाण वंश वैसे, गुप्त वंश, मौर्य वंश वैसे, उसके शासक थे रुद्रसेन सेकंड, उसके साथ हुआ था। और प्रभावती जो गुप्त है उसने दंगुन गांव को पूरा का पूरा भूमिदान के लिए मतलब भूमि को दान कर दिया था, दंगुन गांव की जमीन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावती गुप्त वॉज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्त सेकंड। शी वॉज मैरिड टू वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड। प्रभावती गुप्त डोनेटेड द, यहाँ से वापस है, मतलब यहाँ तक फुल स्टॉप है। प्रभावती गुप्त डोनेटेड विलेज दंगुन इन द फॉर्म ऑफ लैंड डोनेशन टू द फेमस आचार्य चनाल स्वामी के को दान किया था। प्रसिद्ध आचार्य थे वहाँ के, उसको दान किया था। ठीक है, और सेकंड प्रभावती गुप्त के बारे में ही है। प्रभावती गुप्त के भूमिदान अभिलेख से, उसका मतलब अभिलेख, हालांकि मैंने प्रभावती गुप्त के अभिलेख को, इंस्क्रिप्शन को अलग से एक क्वेश्चन लिया अभी और बताऊंगा उसके बारे में। तो उसके अभिलेख से इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि उस समय गाँव में कौन कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे, किसान होते थे, और कई अन्य प्रकार के वर्गों के लोग भी, जैसे अपन अभी होता है ना, जो जनरल, ST, SC, OBC, इस तरह के हर तरह के लोग उस टाइम पर होते थे। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रूरल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लैंड ग्रांट्स रिकॉर्ड्स ऑफ प्रभावती गुप्त। एट दैट टाइम्स ब्राह्मणास, फार्मर्स एंड अदर टाइप ऑफ पीपल लिव्ड इन द विलेज। ये भी उस अभिलेख में, जो प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख है, फिर सुन लो मेरी बात, प्रभावती गुप्त ने गुप्त का एक अभिलेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलती है। उसको मैंने अलग से अभी क्वेश्चन लिया, उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। लेकिन उस इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है कि गांव के अंदर ब्राह्मण भी रहते थे, गांव के अंदर किसान भी रहते थे, और गांव में अदर वर्ग के लोग भी रहते थे। ये चीज़ है। फिर भूमिदान की बात, अपन चैप्टर क्या, हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है? भूमिदान का है। ठीक है, कि भूमिदान के क्या क्या हमें कुछ वर्ण मिलते हैं। तो भूमिदान की, भूमि की माप है ना, कि भाई
हम इतनी भूमि में दान करना चाहते हैं, ज़मीन को दान करना चाहते हैं। तो उसके जो मेज़रमेंट होता था उसकी एक जैसी नहीं थी, मेज़रमेंट करने का तरीका एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए थे कि चलो ये 2 बीघा ज़मीन ले लो, आधा बीघा ज़मीन ले लो, ठीक है। कुछ लोगों को बड़े बड़े क्षेत्र दान किए। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि बस ये 5 बीघा तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई जितना चाहे, कहता है ना, श्रद्धा के अनुसार आप दान कर दीजिए, वो वाली चीज़ है। जैसी उसकी हिम्मत या कैपेसिटी होती थी उस अकॉर्डिंग वो दान कर देते। द मेजरमेंट ऑफ द लैंड ऑफ डोनेशन वॉज नॉट द सेम। सम पीपल वर गिवन स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड और वाइल सम पीपल वर गिवन लार्ज एरियाज। कुछ बड़े बड़े दान करते थे, कुछ छोटे करते थे, ठीक है। अब 3 टॉपिक अपने पढ़े इसकी प्रभावती के बारे में और भूमिदान के बारे में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भूमिदान जब किया गया तो ये भूमिदान क्यों किया गया, क्या इसके इफेक्ट थे, क्या इसके इम्पैक्ट हुए, क्या इसका प्रभाव हुआ। तो भूमिदान करने से कोई भी चीज़ दान की जाती है उसके कुछ प्रभाव तो होते ही हैं, ठीक है। जैसे कि अपन कोई लोग होते हैं कि कहते हैं यहाँ से आप 5 बीघा ज़मीन दान कर दी। मेन सिटी के अंदर कोई बड़ा धन्ना सेठ था, उसके पास में ज़मीन थी, तो उसने कहा कि यहाँ पर आप क्या काम करना, सरकार को ज़मीन दे दी और कहा कि इस जगह आप हॉस्पिटल बना दीजिए। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो समाज है, जो लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल में सुधार हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक मेन जगह हॉस्पिटल की जगह मिल गई है ना, तो वहाँ पर आराम से हॉस्पिटल खुल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो कुछ सुविधाएँ मिल जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी। वैसे ही ये क्वेश्चन अपना क्या इम्पैक्ट है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमिदान शासक वंश के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की भी एक रणनीति थी। अब राजा क्यों हर तरीके से होता था, अलग अलग मत है, सबकी अलग अलग राय है। तो कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि जो भूमि दान की जाती थी रूलर्स के द्वारा, राजा के द्वारा, शासक के द्वारा, तो ये चाहता था कि मैं ज़मीन दान करूंगा तो लोग खेती बाड़ी करेंगे ताकि थोड़ी बहुत कृषि हो पाएगी, क्योंकि जो दान भूमि की जाती थी ना वहाँ उससे टैक्स नहीं लेता था राजा। कहता कि नहीं ये आपकी ज़मीन है, खेती बाड़ी करो मस्त, यहाँ से रेवेन्यू राजस्व नहीं लेता था। इसलिए उससे क्या होगा, हर कोई किसानों को पता है कि हम खेती करेंगे, पैदा करेंगे, वो हमारे पास ही रहने वाली है, क्योंकि राजा को राजस्व या टैक्स कर देना नहीं है, वो चीज़ है। तो सम हिस्टोरियंस फील दैट लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अडोप्टेड बाय रूलिंग लेगस एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। सेकेंड, कुछ इतिहासकारों का ये मत भी था कि भूमिदान से दुर्बल होते हुए जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसकी जानकारी भी मिलती है, ठीक है। राजनीतिक प्रभुत्व कहते हैं ना कि भाई इस राजा ने इतनी ज़मीन दान की है, थोड़े उसकी प्रभुत्व बढ़ेगा, वहाँ पर थोड़े उसका मतलब पावर बढ़ेगी। तो सम अदर हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ वीकिंग पॉलिटिकल पावर। थोड़ा अगर वो कमज़ोर हो गया है, कोई दुर्बल होता हुआ अगर राजनीतिक प्रभुत्व है किसी का, तो उसका थोड़ा जनता के नज़र में उसकी थोड़ी मतलब कहता है ना कि वो बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी। ऐसा भी बात सही है कुछ इतिहासकारों की, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, ठीक है। ये तो कैसे प्रिंट हो गया होगा, करना चाहते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं और आपने देखा होगा कि दान करके थोड़ा सा ऐसे ईगो फील करते हैं कि नहीं मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दान करता हूँ। वाकई दान करना बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हर किसी का कहते हैं ना कलेजा काम नहीं करता दान करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अरबों खरबों पैसा है लेकिन एक सिंगल पैसा दान नहीं कर सकते वो। तो ऐसा है कि ये अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित भी करना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन। एक अपने आप को सुपरमैन दिखाना चाहते थे कि हम दानी हैं, हम वो हैं, ठीक है। तो ये सब प्रभाव देखने को मिले। छोटा सा है, 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भूमिदान के प्रभाव या इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट, तो 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है, प्रॉपर आंसर है। फिर अपन बात करते हैं जो मैंने आपको कहा था कि प्रभावती जो गुप्त अभी पढ़ा था अपन ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, इस प्रभावती गुप्त ने जो दंगुन गांव पूरा का पूरा जो दिया था दान में, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक साथ हेडिंग लिख लेना, प्रभावती गुप्त और उसके द्वारा दान किया गया जो गाँव था लैंड ग्रांट, वो दंगुन गाँव। तो प्रभावती गुप्त और दंगुन गाँव, प्रभावती गुप्त एंड विलेज ऑफ दंगुन, इसके बारे में पढ़ते हैं। शानदार स्टोरी है और क्या क्या बातें लिखी हुई एक साथ पढ़ लेते हैं। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। प्रभावती ग्राम कुटुंबिन, कहते हैं ना कि ग्राम के कुटुंब के लोग जानते होंगे, जो लोग उसमें रहते हैं, कुटुंब। हालांकि अपना भी एक कुटुंब होता है कि हमारा कुटुंब है, मतलब जैसे पूरी कॉलोनी हमारी एक कुटुंब है, ऐसे। तो प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों, और ग्राम कुटुंबिनों में कौन कौन, जो गृहस्थ और कृषक दोनों जो घर में रहते थे वो, और किसान, ठीक है। ब्राह्मणों, दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। मतलब ये जो प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिली है, उसमें क्या लिखा हुआ देख रहे हैं अपन कि प्रभावती गुप्त कमांड्स द ग्राम कुटुंब, जिनके अंदर हाउस होल्डर्स, पीजेंट्स लिविंग इन द विलेज जो रहते थे, ब्राह्मण और अदर लिविंग इन द विलेज ऑफ दंगुन। उसको क्या कमांड करती है, क्या आदेश देती है
ये आदेश देती है, कहती है कि आपको पता हो, देखो ये ज्ञात होगा मतलब पता होना हो, मतलब आपको ये जानकारी होगी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी, यानी कार्तिक महीने में जो शुक्ल पक्ष है, मैंने पढ़ाया था आपको, देखो किसी भी महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरी होती है, शुक्ल पक्ष में चांदनी होती है। ये बेसिकली नॉर्मल नॉलेज करा देता हूँ आपको। और ये द्वादशी का मतलब हो गया 12, ठीक है, एक एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी वैसे, ठीक है, तो वो सब है। वो कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, ठीक है, उसको धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण, ये जल अर्पण है यहाँ पर, ठीक है, जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। ये उनको बता रही है कि जो आचार्य यहाँ के चनाल स्वामी, उनको ये गांव जो है दंगुन गांव, ये दान किया गया है। कब, किस डेट को? कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको इनके सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए। जो चनाल स्वामी जी जो आचार्य आपको आदेश करेंगे उनको आपको मानना है, क्योंकि ये पूरा गांव इनको आज दान कर दिया गया है। तो बी इट नोन टू यू दैट द 12th यानी कि लोना डे ऑफ द ब्राइट fortnight ऑफ कार्तिक वी हैव इन ऑर्डर इंक्रीज आवर रिलीजियस मेरिट डोनेटेड दिस विलेज विद द pouring आउट ऑफ वाटर टू द आचार्य, टीचर बोल सकते हो उन जिनको, चनाल स्वामी, यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड्स। इनकी सारी की सारी कमांड्स आपको माननी चाहिए। क्या क्या बातें हैं और इसके अंदर लिखी हुई। अब ये तो छोटा सा अगर 2 मार्क्स में आ जाता है कि प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव, अभी कंटिन्यू चल रहा है ये। और इसी में एक क्वेश्चन और बना दिया अपन ने, एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों को निर्देश भी देती है। ये इसी में रिलेटेड, इसी लिखा हुआ है, इसी जो प्रभावती गुप्त है ना, जो दंगुन गांव के जो अभिलेख मिला, इंस्क्रिप्शन मिली है, उसी में एक बात और लिखी हुई है कि वह एक अग्रहार, अग्रहार का मतलब क्या होता है अभी आगे लिखा दूंगा, ठीक है। अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को गिफ्ट की हुई जमीन। तो उसके लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतें, कुछ छूट का निर्देश भी देती है। रियायतों का मतलब छूट, क्या कि इस गांव में, कौन से गांव में? दंगुन गांव में। दंगुन गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को ये गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने से बिल्कुल मुक्त है, कोई नहीं देगा, आज से मुक्त है, क्योंकि गिफ्ट कर दिया, अब यहाँ से कोई कुछ नहीं लेने आएगा। तो वी कन्फर्म ऑन हिम द फॉलोइंग एग्जाम्पशन टिपिकल ऑफ अग्रहार। अग्रहार बता दूंगा अग्रहार क्या होता है। दिस विलेज इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन, इट इज एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ प्राइवेट ग्रास एनिमल, जो ग्रास एनिमल हाइड्स एज सीड्स एंड चारकोल टू टर्निंग रॉयल ऑफिसर्स, जो भी आएंगे उनको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। इस गांव में खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पाद देने की भी छूट है। फूल और दूध देने वालों को भी छूट है। हाँ, वो आप सब कम दूध किसी को देना चाहते हो, फूल वगैरह, खनिज पदार्थ जो भी खुदाई माइंस जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। एक्सेंट फ्रॉम द राइट टू माइंस एंड खदीन ट्रीज, एक्सेंट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सप्लाई फ्लावर्स एंड मिल्क। और फिर बात, ये जो राज्यादेश है, इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया था। ये जो आदेश है ना, जो इस चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती, इसने जो ये आदेश दिया, इस आदेश को, क्योंकि राज्यादेश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक राजा की बेटी बोलो चाहे राजा का जो आदेश होता है वो राज्यादेश होता है। इस पूरे आदेश को कब लिखा गया, इस पूरी जो भी अपने अभी तक बातें पढ़ी है ना, एक राज्यादेश है, एक अभिलेख है, एक इंस्क्रिप्शन है, इसको 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया था। चक्रदास ने इसको अभिलेख को उत्कीर्ण किया था, मतलब इस अभिलेख को लिखा था, ठीक है। कब? 13वें राज्य वर्ष में। चार्टर हैज़ बीन रिटन इन 13, जिसको अपन रीजनल ईयर बोलते हैं, रीजनल ईयर। इट हैज़ बीन इनगर्ड बाय, क्या नाम हो गया इसका, इनका जो अपन ने बढ़ दिया, चक्रदास। हाँ, चक्रदास के द्वारा ये उत्कीर्ण किया था, मतलब कि उस अभिलेख को खोदा गया, क्योंकि ये स्टोन्स पे, पत्थरों पे लिखा जाता है। तो ये सब अपन ने बातें इसके अंदर पढ़ी। अब एक शब्द जो पढ़ा था अग्रहार, उसको अलग से ये बॉक्स बना के लिख लेना या नोट बना के लिख लेना, अग्रहार क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड भी आया था। तो अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था, ठीक है। The an agrahar was land granted to a Brahman who was usually exempt from paying land, revenue and other dues to the king। और ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर इससे नहीं वसूले जाते, क्योंकि दान की हुई जमीन से राजा हो चाहे कोई सा भी आदमी हो, वहाँ से कुछ भी पैसा नहीं लेगा।
ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार भी था। हाँ, ब्राह्मण अगर चाहें, क्योंकि ब्राह्मण को तो गिफ्ट में मिल गई ज़मीन, तो ब्राह्मण अगर चाहेगा तो किसी भी किसानों को खेती करवा के उसे टैक्स ले सकता है। ठीक है, ये उसके पास में राइट है। तो एंड वॉज ऑप्टन गिवन द राइट टू कलेक्ट दीज ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल। वो चाहे तो किसी से भी खेती करवा के या फिर कोई जो यूज़ करा है ज़मीन को उससे टैक्स ले सकता है, राजा उससे टैक्स वहाँ से नहीं लेगा। तो फिर मेरी बात समझ लो कि अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ से पढ़ना शुरू किया था अपन ने भूदान के बारे में। तो भूदान के बारे में अपन ने ये लिखा, प्रभावती 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट अपन ने भूदान के बारे में पूरा वर्णन कर दिया। फिर अपन ने पढ़ा भूदान के इम्पैक्ट, यानी कि इसके प्रभाव कि क्या क्या प्रभाव है, 3 पॉइंट इसके लिख दिए। फिर प्रभावती गुप्त के द्वारा एक अभिलेख मिला है, जो प्रभावती गुप्त ने दंगुन गांव को दान कर दिया था, उसके बारे में। तो यहाँ से हमने लिखना शुरू किया। आप चाहो तो कंटिन्यू लिख सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को इसके अंदर एक क्वेश्चन और बना दिया ताकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि अग्रहार के लिए कुछ रियायतें दी गई थी, उसमें क्या क्या निर्देश हैं। अग्रहार का मतलब जो ब्राह्मणों को ज़मीन दान में दी जाती थी, उसमें इसने क्या क्या कुछ फिक्स कंडीशन डाल दी कि ये होंगे, पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह नहीं आ पाएगी, आप कोई भी टैक्स वगैरह नहीं दोगे, और यहाँ से खनिज पदार्थ ये सब इसके लिए आप दूध वगैरह बेच सकते हो, ये सब कर सकते हो। ये कुछ आदेश भी पूछा जा सकता है। और फिर अग्रहार के बारे में भी एक क्वेश्चन था कि अग्रहार क्या होता है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ जाता है, तो वो भी अपन को अलग से लिख लिया। बहुत ही शानदार क्लास आज की, बहुत ही शानदार। बड़े ध्यान से आपने इसको पढ़ी होगी और मेरे साथ के साथ इसके नोट्स बना लिए होंगे। और अब 1 या 2 क्लास हो रहेगी, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।